नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं सतवीर डीएवी व एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे खरपतवार नियंत्रण की विधियां। तो खरपतवार नियंत्रण की वीडियो में अपने रासायनिक विधि पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है यांत्रिक मेथड। ठीक है, यांत्रिक विधि जिसको इंग्लिश में मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है। इस विधि को भौतिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, यानी फिजिकल मेथड भी कहते हैं। तो यांत्रिक विधि में क्या होता है कि खरपतवार नियंत्रण है वो किसकी सहायता से किया जाता है? यंत्रों की सहायता से। यानी खरपतवार नियंत्रण है वो किन की सहायता से होता है? यंत्रों की सहायता से। फिजिकली जो वर्क है वो इसके अंदर किया जाता है और मोस्टली खरपतवारों को नष्ट करने के लिए फिजिकली प्लस में इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं, यानी यंत्र यूज होते हैं। इसलिए इस मेथड को यांत्रिक विधि कहा जाता है। यांत्रिक विधि की जो सहायक विधियां होती है वो कौन कौन सी है? देखिए, यांत्रिक विधि की जो सहायक विधियां है, सबसे पहली बाय टिलेज, जिसे कहा जाता है हिंदी में भू परिष्करण द्वारा। सेकंड जो मेथड है बाय हैंड पुलिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है हाथों द्वारा उखाड़ना। तीसरी जो मेथड है बाय हैंड होइंग, जिसको बोला जाता है निराई गुड़ाई। चौथी जो मेथड है वो होती है मल्चिंग, जिसको कहा जाता है पलवार या मल्च द्वारा। पांचवी जो मेथड है बाय बर्निंग, यानी जलाकर। छठी जो मेथड है वो है बाय सिकलिंग, सातवीं जो मेथड है बाय मोवर। आठवीं जो मेथड है बाय सोलेराइजेशन। ठीक है, जिसको बोला जाता है मृदा सौरीकरण। नौवीं जो मेथड है यांत्रिक विधि की वो है बाय वाटर लॉजिंग। 10वीं जो मेथड है बाय गुसनिंग। ठीक है, तो यांत्रिक विधियां हो गई कितनी? 10। कितनी हो गई भाई? 10। इनके अलावा और भी हो सकती है बट मोस्टली ज्यादातर यूज यही की जाती है। तो यांत्रिक विधि
में सबसे पहली जो मेथड है वो है अपनी बाय टिलेज। अब टिलेज होता क्या है, देखिए टिलेज किसे कहेंगे अपने, जैसे ये मृदा की सतह होगी, इस मृदा की सतह को, ठीक है, इस मृदा की सतह को क्या करना, तोड़ना, इस मृदा की सतह को क्या करना, तोड़ना, ताकि उचित वायु संचार होता रहे और पौधों के लिए उचित भौतिक दशा है वो मृदा में संचित हो। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, बायटिलेज कहलाती है। यानी सीधी सी बात, मृदा की ऊपरी सतह को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, टिलेज कहलाती है। तो टिलेज में क्या होता है कि उगे हुए जितने भी खरपतवार हैं, ठीक है, जब अपने मृदा की सतह तोड़ेंगे तो उस मृदा की सतह को तोड़ते टाइम क्या हो जाएगा कि खरपतवार भी साथ में क्या हो जाएंगे, उससे कट जाएंगे। तो ऐसा करने से मतलब क्या हो जाएगा, खरपतवार आसानी से नियंत्रित हो जाता है। तो ये मेथड हो गई कौन सी, बायटिलेज। नेक्स्ट जो मेथड है अपनी बाय हैंड पुलिंग। तो एक वर्षीय जितने भी खरपतवार हैं, एक वर्षीय जो वीड है, एनुअल वीड बोलते हैं जिनको, एक वर्षीय खरपतवार, उन एक वर्षीय खरपतवारों को निकालने की जो सर्वोत्तम मेथड है वो बाय हैंड पुलिंग ही है। क्यों, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जो भी खेत होता है उस खेत में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, क्या कर देते हैं, भी पानी भर देते हैं। और उसके बाद मृदा में जब नमी होती है ना, तो उसी टाइम क्या है कि उगे हुए खरपतवारों को हाथों की सहायता से क्या करते हैं, जड़ों सहित उखाड़ लेते हैं। और कब, बीज बनने से पहले। तो बीज बनने से पहले ही एक वर्षीय खरपतवारों को हाथों की सहायता से उखाड़ना ही क्या कहलाता है, हैंड पुलिंग। तो एक वर्षीय खरपतवारों को नियंत्रित करने की सर्वोत्तम मेथड है वो कौन सी हो गई, बाय हैंड पुलिंग। ओके, नेक्स्ट तीसरी जो मेथड है बाय हैंड होइंग, जिसे निराई गुड़ाई कहा जाता है। अपने सामान्य भाषा में खोदी निकालनी कहते हैं ना। तो बाय हैंड होइंग, निराई गुड़ाई क्या होती है कि जो भी खेत है उस खेत में उगे हुए जो फसलीय पौधे हैं, उन फसलीय पौधों के समीप जितने भी खरपतवार उगे हुए हैं, यानी फसलों की जो पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान में बहुतायत रूप से क्या उग जाते हैं, खरपतवार उग जाते हैं। उन खरपतवारों को अपने विभिन्न यंत्रों, जैसे हैंड हो है, ठीक है ना, फावड़ा है, उसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्रिया कहलाती है हैंड होइंग। तो हैंड होइंग की सहायता से भी खरपतवार आसानी से अपने नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, अब की बार आया था पेपर में, बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया था मल्चिंग क्या है, ठीक है। तो मल्चिंग या पलवार या मल्च क्या होती है, देखो मृदा की ये सतह होगी, इस मृदा की सतह में उचित जो नमी है, यानी पहले से जो नमी है, वो नमी वाष्पीकरण क्रिया की सहायता से क्या होती है, क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है ना। तो मृदा में जो उचित नमी है, उस नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मृदा की सतह पर उगे हुए खरपतवारों को, या जो अंकुरित हो रहे हैं या अंकुरित नहीं हुए, ठीक है, तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह को विभिन्न प्लास्टिक चद्दर, ठीक है, फसलीय अवशेष, ठीक है, मृदा की सहायता से ढकना, मृदा की सहायता से क्या करना, ढकना, मृदा की सहायता से ढकना, ठीक है, क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए परिभाषा, कि मृदा में उचित नमी, ठीक है, मृदा में उगे हुए खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए मृदा की सतह को प्लास्टिक, फसली अवशेष, मृदा आदि की सहायता से ढक देना क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्चिंग। ऐसा करने से खरपतवार कैसे नियंत्रित होगा, देखिए ध्यान से,
कि जो मृदा की सतह है उस मृदा की सतह को अपन ने क्या कर दिया, प्लास्टिक है, फसली अवशेष है, उनकी सहायता से क्या कर दिया, ऊपर से ढक दिया। तो मृदा की सतह में उगे हुए जितने भी खरपतवार हैं उनको उचित रूप से मतलब क्या नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी सूर्य का प्रकाश उनको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी दशा में पौधे धीरे धीरे मतलब खरपतवार के हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है मल्चिंग। ओके, नेक्स्ट बाय बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जलाना। तो जितने भी खेत में उगे हुए खरपतवार हैं, ठीक है, या कहीं भी अकृषि क्षेत्र है जहां पर कोई भी कृषि नहीं की जाती, ऐसे क्षेत्रों में खरपतवार बहुतायत रूप से उगते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जब खरपतवार क्या हो जाए कि सूख जाए, तो सूख जाए ना तो उसी टाइम अपने क्या कर दे, उसमें आग लगा दे। और उस आग लगाने से क्या हो जाएगा कि खरपतवार का पूरा पौधा है, बीज है, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, जलकर नष्ट हो जाते हैं। वो होती है क्रिया कौन सी, बाय बर्निंग। नेक्स्ट बाय सिकलिंग। सिकलिंग का अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखें, ये ज्यादातर स्लोपी एरिया में की जाती है। स्लोपी का मतलब होता है ढलावदार, ढलान वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर सिकलिंग की जाती है। इस सिकलिंग में होता क्या है कि जैसे ये ढलावदार क्षेत्र हो गया, यहां पर ये खरपतवार उगा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के कारण यानी स्लोपी होने के कारण अपने निराई गुड़ाई करेंगे ना तो मृदा की सतह टूट जाएगी। और जब वर्षा होगी तो उस टाइम पानी बहने से मृदा की मोटी सतह वो पानी के साथ बहकर अलग चली जाती है। तो इस क्रिया के कारण मतलब ऐसा होने से क्या हो जाता है, मृदा का अपर्दन होता है। क्या होता है, मृदा का अपर्दन होता है। लेकिन अपने को खरपतवार नियंत्रण करना भी एक अहम होगा यहाँ पर, यानी मृदा के ऊपर जितने भी खरपतवार उगे हुए हैं उनको नियंत्रित करना भी अपने लिए एक समस्या है यहाँ पर, क्योंकि मृदा का अपर्दन हो जाएगा यदि यांत्रिक विधि काम में लेंगे तो, सॉरी यंत्रों का यूज करेंगे, निराई गुड़ाई वगैरह करेंगे तो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अपने क्या करें कि जो भी उगे हुए हैं खरपतवार है ना, उन खरपतवारों का जो ऊपरी भाग है, टोप है, वो टोप ऊपर से क्या कर दें, तोड़ दें, ऊपर से क्या कर दें, तोड़ दें। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि कुछ पार्ट तो इसका मतलब खरपतवार का भूमि के अंदर रह जाएगा और कुछ अपन ने तोड़ दिया, तो एक बार इनकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इतने में अपने कोई भी फसलीय पौधा है वो आसानी से क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आसानी से फसल का उत्पादन हो जाएगा। और साथ में खरपतवार जो छोड़ा गया है ना, छोड़ा हुआ जो अवशेष है वो क्या करेगा, मल्च का काम करेगा। तो यहां पर जो जब वर्षा होगी तो मृदा का अपर्दन नहीं होगा। ओके, तो ये क्रिया कहलाती है सिकलिंग। नेक्स्ट बाय मोवर या बाय लॉन मोवर। लॉन मोवर एक यंत्र होता है जिसका यूज, जो लान होते हैं ना, लान, ठीक है, लान होते हैं, यानी मतलब गार्डन के अंदर दूब घास उगी हुई होती है ना, वो लान होता है। तो वहां पर आपने देखा होगा कि लान में दूब घास है, अन्य खरपतवार है, उनको काटने के लिए बार बार की क्या काम में लेते हैं, लान मोवर यंत्र काम में लेते हैं। तो उसकी सहायता से जितने भी खरपतवार उगे हुए होंगे ना, उनको बार बार काटने से वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे सूख जाते हैं और खरपतवार आसानी से नियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट बाय सॉइल सोलेराइजेशन, मृदा सौरीकरण। मृदा सौरीकरण या सॉइल सोलेराइजेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए कि जैसे ये मृदा की सतह होगी, ये सूर्य हो गया, सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती है, मृदा की सतह पर पड़ती है ना, तो उससे मतलब क्या होता है कि मृदा का तापमान बढ़ता है। लेकिन इस तापमान को और बढ़ाने के लिए अपने क्या कर दें कि मृदा की जो सतह है उस सतह को प्लास्टिक चद्दर से ढक दें, प्लास्टिक के चद्दर से ढक दें। ये क्या हो गई, प्लास्टिक चद्दर, और ये क्या हो गई, मृदा की सतह, मृदा की सतह या धरातल हो गया, है ना। तो धरातल या मृदा की सतह को अपन ने किससे ढक दिया, प्लास्टिक चद्दर से। ऐसा करने से क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें आएंगी वो
किसके नहीं टकराएगी सीधी, मर्दा की सतह पर नहीं पड़ेगी, वो किसके टकराएगी, प्लास्टिक के चद्दर से, है ना। तो ऐसा करने से प्लास्टिक है वो धीरे धीरे गर्म होगी, प्लस मर्दा की जो सतह है उस सतह से छोटे छोटे जो भी रंध्र हैं, ठीक है, मर्दा के अंदर रंध्र होते हैं, उन रंध्रों से भी क्या होता है कि मर्दा के अंदर है CO2 O2 ये गैसें होती है, बट मोस्टली ज्यादातर CO2 क्या करती है, ये बाहर छोड़ती है, या विभिन्न गैसें बाहर छोड़ती है। तो CO2 क्या होगी, इन रंध्रों से बाहर आएगी, तो यहां पर CO2 की थोड़ी सी कंसंट्रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और CO2 है वो तापमान में वृद्धि करती है, हमेशा ही क्या करती है, तापमान में वृद्धि करती है। तो ऐसा होने से यानी CO2 की अधिकता होने से मर्दा की सतह और प्लास्टिक की चद्दर के बीच का जो रिक्त स्थान है ना, बीच की जो जगह है, उसमें CO2 और सोलर जो रेडिएशन आ रही है उससे मतलब क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाता है, जो मर्दा की सतह के सामान्य तापमान से लगभग कितना ज्यादा हो जाता है, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग ये टेम्परेचर है ना कितने, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, तब आसानी से खरपतवार है वो अधिक टेम्परेचर के कारण, छोटे पौधे हैं वो तो झुलस जाएंगे, और जब बीज का अंकुरण नहीं हुआ ना तब अधिक टेम्परेचर के कारण वो बीज अंकुरित है नहीं होगा। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, सोइल सोलेराइजेशन, ठीक है। तो ये क्रिया ज्यादातर एक वर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। जब अपने को एक वर्षीय खरपतवार नियंत्रित करने हो तब तो अपने क्या करेंगे कि मृदा की सतह पर प्लास्टिक की चद्दर है वो कितने सप्ताह तक, लगभग 5 से 6 सप्ताह तक बिछाएंगे, ठीक है। और यदि बहुवर्षीय खरपतवार है तब है ना प्लास्टिक की चद्दर है वो लगभग कितने, 5 महीने तक, 5 मंथ्स तक बिछाकर रखना है, ठीक है ना। तो ये जो प्लास्टिक की चद्दर बिछाई ना उससे टेम्परेचर है वो सामान्य टेम्परेचर से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और उस हाई टेम्परेचर के कारण जो खरपतवार के पौधे हैं वो झुलस कर नष्ट हो जाते हैं। वो क्रिया कहलाती है बाय सोइल सोलेराइजेशन, मृदा सौरीकरण। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट अपनी जो मेथड है 8 हो गई, 9वीं बाय वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग यानी जल भरकर। तो जो भी खेत है जहां पर खरपतवारों की समस्या है, जैसे मैं बात करूं किस खरपतवार की, जैसे दूब घास हो गया, मोथा हो गया, हिरणखुरी हो गया, इन खरपतवारों की अपने खेत में बहुतायतता है, ठीक है, बहुतायत रूप से उगे हुए हैं। तो इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अपने बाय वाटर लॉजिंग मेथड काम में ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी खेत है उस खेत में उगे हुए खरपतवार है ना, ठीक है, उनको नष्ट करने के लिए अपने खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कर दें, और बाद में लगभग खेत में कितना 20 से 30 सेंटीमीटर 20 से 30 सेंटीमीटर मृदा की सतह के ऊपर कितना 20 से 30 सेंटीमीटर पानी भर दें, ठीक है। और लगभग कितने 5 से 10 वीक तक, 5 से 10 वीक तक, ठीक है, भर देंगे। तो पानी भरने से मतलब क्या हो जाएगा कि न तो उनको सोलर यानी जो भी सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिल रहा, जो भी मतलब सोलर सूर्य की किरणें हैं वो इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, और ना ही वायु का संचार होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएंगे कि ये जितने भी उगे हुए खरपतवार है ना ये धीरे धीरे मतलब पीले पड़कर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। वो क्रिया कहलाती है वाटर लॉजिंग। ओके, नेक्स्ट बाय बुशनिंग। तो बाय बुशनिंग यानी बुशनिंग जो मेथड है ना वो किस फसल में, धान की फसल में यूज की जाती है खरपतवार नियंत्रण के लिए। इस मेथड में क्या करते हैं कि धान की पौध रोपाई के लगभग कितने दिन बाद है, 40 से 45 दिन बाद, डे आफ्टर ए प्लांटिंग, 40 से 45 दिन बाद यंत्र चलाकर खरपतवारों को क्या कर दिया जाता है, जड़ों सहित उखाड़ लिया जाता है,
ठीक है, तो वो क्रिया कहलाती है बुशनिंग। तो बुशनिंग क्रिया है, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाती है कि बुशनिंग किससे संबंधित है, तो धान में खरपतवार नियंत्रण से संबंधित है। ओके, तो ये टॉपिक हो गया अपना यांत्रिक विधि। ओके, थैंक यू।